गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज हम देख रहे थे J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को। काफ़ी सारी चीज़ें हम देख बैठे हैं और काफ़ी सारी अभी और भी देखेंगे। तो गाइज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। उसी में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे आगे। तो उन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हम पार्ट 7 जो है वो देख चुके हैं। काफ़ी सारे कंसेप्ट्स वहाँ पे मैं क्लियर कर बैठा हूँ आपके। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 8 को। तो पार्ट 8 में मैं आपको बताऊंगा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज के साथ डील करते हैं उनको हम देखेंगे। तो इस फंडामेंटल राइट में आपको दो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एक आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो गाइस मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको एग्जाम में हो सकता है सीधा आर्टिकल दिया गया हो और उस आर्टिकल के आगे आपको उसके टाइटल दिए गए हों, या ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 29 कौन सा है, इनमें से कौन सा है। तो आपके पास अलग अलग टाइटल्स होंगे, तो आपको क्या आर्टिकल है उसका क्या टाइटल है या किसके साथ वो डील करता है, ये टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है। इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इतनी नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 29 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, और इसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एमसीक्यूज किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस वो भी हम देखेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से हमारा जो है ये सिलेबस है, 120 मार्क्स हैं इसमें, और ये जो हमारा कंपोनेंट है इस वीडियो का जिसके अंडर हम देख रहे हैं, इसमें आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और इसी में आप अगर देखेंगे ये सेकंड वाला टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन हो चुका है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही ये हमारा 8th वीडियो है। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स देखिए, जब भी आपको कोई चीज पढ़नी है तो आपने पहले क्या पढ़ा है और अब क्या पढ़ने लगे हैं, इसको कनेक्ट करके ही आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से कनेक्ट किया होगा तो आपका ये पूरा फंडामेंटल राइट आपके टिप्स पर होगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स काफी ज्यादा वास्ट हैं, ये आपको एक ही वीडियो में इनको तैयार कर पाना काफी मुश्किल है। तो अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन और इस पिछले का कंक्लूजन इनको जॉइंट करते हैं, ताकि जैसे ही हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे तो ये पीछे वाला आपको एक प्रकार से रिमाइंड होता आएगा। तो गाइस इस प्रकार से ओरिजिनल जो है ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन ये जो 6th वाला फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 के अंडर जो था, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको एराडिकेट एलिमिनेट किया जाता है और इसकी जगह पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही जो है आर्टिकल 300A डालता है, और ये पार्ट 3rd से उठा के इसको पार्ट 12 में डालता है। और आज की डेट में अगर आपको कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, तो गाइज ये आपके पास 6 हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे 5th वाला फंडामेंटल राइट जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आपको 2 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं। इसमें आर्टिकल्स आते हैं आपके 2, 29 और 30। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल जो हैं ये नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? इसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो क्या होती हैं माइनॉरिटीज? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन किया है या नहीं किया है? इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 29? इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, एनी सेक्शन, देखिए यहां पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, और ये एक पर्टिकुलर सिटीजन की भी नहीं बात कर रहा, ये एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहा है। रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कि वो भारत के किसी भी कॉर्नर में रहता है और उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, या फिर उनका कोई अपना एक कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसके पास एक राइट है। दिस कम्युनिटी शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, कि अगर वो चाहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को या फिर कल्चर को कंजर्व करके रखना है, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है। सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वहां पर नहीं कर सकती। गाइज नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नो सिटीजन शैल बी डेनिड एडमिशन इनटू
any educational institution maintained by the state are receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste or language। कि मानिए अगर कोई भी एक सरकार ने जो है वो इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है उसमें सरकार फंडिंग कर रही है, तो उसमें किसी भी प्रकार के सिटीजन अगर वो पर्टिकुलरली किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है तो उसे एजुकेशनल एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। और किन ग्राउंड्स के ऊपर डिनाई नहीं किया जाएगा, उसके रिलीजन के बेस के ऊपर आप नहीं कह सकते कि तुम्हें एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती, या आप उसे रेस के बेस पे नहीं कह सकते, उसकी कास्ट के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि माइनॉरिटीज जो होते हैं, जिनको आप ट्राइबल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिनकी परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में काफी कम है, उनको आप माइनॉरिटी कहेंगे। जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म जो है ये मेजॉरिटी में आ गया। इसी तरीके से माइनॉरिटी, मानिए कि कोई अगर नॉर्थ ईस्ट या उड़ीसा या मध्य प्रदेश में कोई भी ट्राइब है जिनकी पॉपुलेशन, जैसे अंडमान एंड निकोबार में आपको ऐसी ट्राइब्स भी मिलेंगी जिनकी पॉपुलेशन 50-60 पीपल है, तो उनके लिए पर्टिकुलरली ये कह रहा है कि अगर वो चाहते हैं कि अपनी रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट या अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, तो इसमें सरकार जो है उनकी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट और कल्चर में जो है वो हेल्प करेगी, वो कोऑपरेट करेगी, और किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस वहां पर सरकार का नहीं होगा। तो गाइस देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आपको दो चीजें मिल रही हैं देखने के लिए। एक तो ये कह रहा है कि कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो उनके पास फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, वो इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि उनकी रिलीजन, रेस या कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सरकार के द्वारा रिसीव कर रहा है एड या कोई स्टेट फंड को यूज कर रहा है, तो उनमें उनको एडमिशन जो है इनकार नहीं की जा सकती। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला, द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ ग्रुप, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजन जो है, रिलीजन, स्क्रिप्ट या लैंग्वेज पर्टिकुलरली ये एक कम्युनिटी की होगी, तो ये एक कम्युनिटी को राइट देता है। लेकिन जो दूसरा मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की बात की है, वो एक राइट देता है पर्टिकुलर सिटीजन को एज एन इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स। तो पहला तो ये कम्युनिटी लेवल पर आपकी कम्युनिटी का क्या स्क्रिप्ट है, क्या लैंग्वेज है, क्या कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए राइट दे रहा है। और सेकंड में आप किसी भी कम्युनिटी, कल्चर, लैंग्वेज से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो अगर स्टेट फंड को यूज कर रहे हैं तो वो आपको एजुकेशनल के लिए वहां पर एडमिशन जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर और भी एक चीज देखने वाली है। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो मैंने आपको बता दिया कि रिलीजन के बेस के ऊपर आप किसी को जो है वो एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 अवेलेबल है। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है कि ये जो आर्टिकल 29 है ये लैंग्वेज को लेके और उनके रिलीजन को लेके भी, यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज वो होती हैं जिनका रिलीजन जो है बड़े लिमिटेड लोग फॉलो करते हैं, वही पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉलो करती है। या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम उन्हें कहेंगे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, थोड़े से लोगों का ग्रुप होता है और वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 जो है ये अवेलेबल है भारतीय संविधान में। However, the Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में क्या कहा कि ये जो है रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, ये सिर्फ आप ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली ये माइनॉरिटीज को ही अवेलेबल है, बल्कि ये कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो है, चाहे वो माइनॉरिटी में है चाहे मेजॉरिटी में है, ये उसको अवेलेबल है कि वो अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को, जो भी वो अपनाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास आर्टिकल 29 है। इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा है। The Supreme Court also held that the right to conserve the language includes the right to agitate for the protection of the language। कि यहां पर क्या कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि अगर आप कहते हैं कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, की मतलब आपके पास एक राइट है जिसके माध्यम से आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसमें आपका ये भी शामिल है कि आप अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए एजिटेट कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं, आप उसके लिए एक प्रकार का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज को खतरा लग रहा है या आपके ऊपर जो है जबरदस्ती कोई और लैंग्वेज थोपी जा रही है, तो उसके अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एजिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में क्या कहा, hence the political speeches or promises made for the conservation of the language of a section of citizens doesn't amount to corrupt practice under the Representation of the People Act 1951। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। तो इस एक्ट में क्या बताया है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको किस प्रकार से इलेक्शन के टाइम डील करना है, ये सारे प्रोविजंस इसमें हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हैं वो लुभावन देते हैं इस प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर लीडर जो है, एक पॉलिटिकल लीडर, अगर वो इलेक्शन के टाइम ये कहता है कि मैं आपकी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को जो है, इसका मुद्दा जो है असेंबली या पार्लियामेंट में उठाऊंगा, तो इसको आप करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहेंगे या किसी भी प्रकार का आप वायलेशन इसे नहीं कह सकते आरपीए 1951 के तहत। यानी एक प्रकार की ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर कोई भी इस प्रकार का नेता या पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का मुद्दा उठाती है, इशू अपने मैनिफेस्टो में रखती है, तो ये गलत नहीं होगा। तो गाइस इस प्रकार से आपको तैयार रखना है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे पास आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 के तहत। और इसी में आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की, जो माइनॉरिटीज में हैं लोग या जिनकी पॉपुलेशन कम संख्या में है एज कंपेयर टू मेजॉरिटी, तो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस हैं, प्रोटेक्शंस हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनमें से आपके पास जो है 29 आर्टिकल भी एक है। तो गाइस इसी प्रकार से आपको आर्टिकल 30 जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कि जो हमने आर्टिकल 19 देखा, आर्टिकल 19 लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आर्टिकल जो 30 है ये पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज को राइट देता है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के, ये आपको आर्टिकल 21A के साथ साथ आर्टिकल 30 भी आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या कहता है आर्टिकल 30, जरा डिटेल में देखते हैं इसको। तो आर्टिकल 30 कह रहा ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो गाइस यहां पर आपको दोनों चीजें ये ध्यान में रखनी है। हो सकता है एग्जामिनर आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए ये बोल दे कि आर्टिकल 30 जो है ये सिर्फ एजुकेशनल राइट्स ही देता है माइनॉरिटीज को। तो यहां पर देखिए एजुकेशनल राइट्स तो ये देता ही है, लेकिन ये रिलीजन और लैंग्वेज इन दोनों के बेसिस पर देता है। तो क्या कह रहा है इसमें, ये ओरिजिनल वर्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो इटालिक की हुई है। तो क्या कह रहा है, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, कि उन्हें जो भी अच्छा लगता है अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिश करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट कह रहा है ये, the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institution shall not restrict or abrogate the right granted to them। तो गाइस यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि मानिए कोई जगह, किसी जगह पर जो है वो माइनॉरिटीज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, तो सरकार क्या करती है, सरकार उसे टोटली ले लेती है और उसके लिए कंपेंसेशन अमाउंट जो फिक्स किया होता है वो उसे देती है। लेकिन इस प्रकार का प्रोविजन जो है आप इन माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और ये आपको फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 30 के अंडर ये जो प्रोविजन है ये ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें काफी सारे रिवर्ट किए गए डिसीजंस या प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd में हुए थे। तो इसी में ये भी ऐड किया गया था ये वाला प्रोविजन कि सरकार जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली जो डील करते हैं माइनॉरिटीज के साथ, उनके साथ इस प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है।
टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन दिस रिगार्ड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, इसने राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 के अंडर था, इसको यहां से हटाया था, और 300A जिसे हम लीगल राइट कहते हैं, ये पार्ट 12 में इसे लेके गया था। कौन लेके गया था? यही आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइस इसके साथ और भी एक प्रोविजन है, क्या है? इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी, कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर सरकार किसी, मानिए यहां पर अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि कोई प्राइवेट है, कोई किसी को सरकार जो है पूरा फंडिंग कर रही है, किसी को आधा कर रही है, या अलग अलग प्रकार के। तो यहीं पे अगर एक माइनॉरिटीज के लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो सरकार किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जैसे जैसे वो एड या फंड्स प्रोवाइड करेगी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे ही ठीक फंड प्रोवाइड करेगी कहां पर? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है? दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज। तो देखिए आर्टिकल 29 जो था वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के रिलीजन स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कह रहा था, लेकिन आर्टिकल 30 जो है ये सिर्फ माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट्स को, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हैं, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हैं, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। एंड डजंट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स एज आर्टिकल अंडर 29. However, the term minority has not been defined anywhere in the constitution. तो गाइस जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी का हो गया आपका, या फिर आपका एसएससी का सीजीएल हो गया, या और सीडीएस के वगैरह हो गए, जिनको आप गेजेटेड जॉब्स के लिए भी एग्जाम्स कहते हैं, उनमें इस प्रकार से सिंपल सी टर्म देके कंफ्यूज किया जाता है कि जो माइनॉरिटी टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्या इसको डिफाइन किया गया है? तो नहीं किया गया है। तो गई यहां पर आपका आंसर होगा, इसे डिफाइन नहीं किया गया है। काफी छोटी सी ये वीडियो रह जानी थी यहां पर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी अब सॉल्व करवाता हूं यहां पर। तो गाइस जो हमारे एमसीक्यूज होंगे, जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें से होंगे ये सारे। तो इस प्रकार से आपको एमसीक्यू जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि कौन सा आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स कौन सा है, उसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, कौन सा आर्टिकल के अंडर क्या टाइटल है, ये चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, की राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अंडर जो है आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, या कितने से लेके कितने तक आर्टिकल आते हैं? 25 से 28 तक, 29 और 30 आते हैं, 32 से 35 आते हैं, 23 से 24 आते हैं। तो गाइज आई होप कि आपने भी ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए वाला। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो है ये फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। आपका ये वाला जो 6th वाला है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था, और बाकी ये जो 6 बचे हुए हैं आर्टिकल्स, इनमें फंडामेंटल राइट्स, इनमें कितने से लेके कितने आर्टिकल्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत आपको आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम में अगर यहां पर कहूं कि 1000 टाइम्स से भी ज्यादा ये क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कौन करता है, कौन सा आर्टिकल करता है? भारतीय संविधान में ये पूछा जा रहा है। आर्टिकल 18 करता है, 15 करता है, 14 करता है, 17 करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 17। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस इसी प्रकार से अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं ये किसमें मेंशन्ड हैं आपके? आर्टिकल्स 29 और 30 में है, आर्टिकल 14 to 18 में है, 19 to 22 में है, या आर्टिकल 32 में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल्स 29 एंड 30 में। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो हैं जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और इनके अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये दोनों राइट्स जो मैंने आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं ये काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। एमसीक्यूज भी इसी तरीके से आपने सिंपली जाना है कि एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स, और इस प्रकार से यदि आप किसी भी टॉपिक को जो है जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आपको वो कितना आता है, कितना याद रहा है, कितना समझ आया है, ये चीज अगर आपको गाइस देखनी है तो आपको क्या करना होगा? एमसीक्यूज जो है वो जरूर सॉल्व करने होंगे।
तो गाइज अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आपके पास बहुत से रास्ते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप जो है अपना कंफ्यूजन या डाउट या सुजेशन जो भी हैं वो डाल सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल भी कर सकते हैं। तो गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी शेयर की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और ऑलमाइटी गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल को वहां पर आपको ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप गाइस चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें तो जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन तक इस प्रकार की वीडियोस को, पीडीएफ्स को पहुंचाना। और खुद अगर आप नए हैं तो ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर आ जाए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।